जोहार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने वाली हूं और ये प्राचीन भारत के इतिहास विषय से होगा। ये मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो बीपीएससी, जेपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो प्रश्नोत्तर मैं कराने वाली हूँ इसका व्याख्या भी साथ साथ कराते हुए चलूंगी, तो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप सभी के रिवीजन भी अच्छे से हो जाएंगे। और इसी क्लास में मैं चाहूंगी कि आपको याद भी कराते हुए चलूं, तो ये याद कराने वाला भी सेशन है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी सीरीज अगर आप लोग देखो, जो कोई भी ऐसा वीडियोस देखो जहां पर बस उसी को उतना ही देखो और उसके बाद किसी अन्य टॉपिक को फोकस करो, ज्यादा समय इसमें देने का जरूरत नहीं है। एक वीडियो में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलिए, लेकिन क्लास को शुरू करूंगी उससे पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो कुछ ऑफर हैं जो अनअकैडमी पर है और मेरे रेफरल कोड भी वहां पर जनरेट हो गए हैं। उस रेफरल कोड को यूज करके आप जो है उस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। कौन कौन से अभी प्लान चल रहे हैं और कौन कौन से बीपीएससी के लिए कौन कौन, क्योंकि 67वां बीपीएससी जो है वो अब होने वाला है और 68वां के लिए भी बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो टारगेट करे हुए हैं। तो 67वां बीपीएससी के लिए यहाँ पर जो कोर्स अवेलेबल है अभी, वो करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल क्रैश कोर्स जो है वहां पर अवेलेबल है अनअकैडमी पर। इसको आप ले सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल में 17 अगस्त 2021 को और ये बैच 45 दिनों का है। कब तक चलेगा? तो 30 सितंबर 2021 तक ये चलेगा, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पढ़ाए जाएंगे। इसका माध्यम हिंदी होगा और आप इसे ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो भारत का बेस्ट एजुकेटर का आपको साथ मिलता है और उनके साथ मिलकर के इस तरीके के कोर्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। अगर आप 68वां बीपीएससी को आपने फोकस करा हुआ है तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस के भी बैच जो है वो चल रहे हैं। डेट इसका है 20 अगस्त को, माफ कीजिएगा 18 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई है 2021 को और ये 15 मार्च 2022 तक ये चलेगी। तो इस बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपके साथ में हो जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो जो मेरा ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप विजिट कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। एक और कोर्स यहाँ पर चल रहा है, ये है 20 अगस्त को शुरू हुआ है और ये 30 नवंबर तक चलेगा। ये क्रैश कोर्स है 3 महीने का और इसका माध्यम भी हिंदी है। 67वां बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ये कोर्स चल रहा है। बेस्ट फैकल्टी के द्वारा इस कोर्स को तैयार किया गया है और आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, 67वां बीपीएससी के लिए है। क्यों और अब किस तरीके से आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड भी जान जाइए। ये मेरा रेफरल कोड है SMA1010। ये मेरा रेफरल कोड है और ये कोड यूज करके अगर अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना का डिस्काउंट मिलेगा? तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं यहाँ पर तो आपको 10% का डिस्काउंट, 1 महीने का अगर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 माह का लेते हैं तो 10% का मिलेगा। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो 6 माह का, जैसे कि 12 महीने का अगर कोर्स लेते हैं, बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जिसका पर मंथ अगर आप जोड़िए तो 773 रुपए आता है। 8,800 रुपए का ये कोर्स है, तो ये आप ले सकते हैं। तो वहां पर भी मेरा 10% का डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, ये मेरा रेफरल कोड है। आप मेरे स्टडी विद स्मृति जेपीएससी वाले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर मैं सारी डिटेल भी शेयर कर दूंगी जिससे कि आपको सुविधा होगी। SMA1010। देखिए, समय रहते ही तैयारी करनी ज्यादा अच्छी होती है और आप सभी जब अंतिम समय आता है तो आप सभी तैयारी करने बैठते हो और ये जब पीसीएस की तैयारी आपने अपना टारगेट इतना ऊंचा रखा हुआ है कि वहां तक अचीव करने के लिए आपको तैयारी के लिए बहुत दिन पहले से ही प्लान करना होगा। तो ये सारे प्लानिंग के अंतर्गत आ सकते हैं। आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस हैं सारे। अब चलिए, हम लोग आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो लेते हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास विषय से है। प्रश्न क्या है? तो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कृषि के अभ्युदय के आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है कि वो कौन सा जगह है जहां से कृषि के अभ्युदय के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये मतलब सबसे पहले सोचिए, कल्पना कीजिए, आज के समय में हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आखिर ये कृषि की शुरुआत कब हुई थी, उसके आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये जगह था, वो था मेहरगढ़ का जगह। और आज ये जगह मेहरगढ़ का जगह है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि स्पेस मिले मुझे इसके बारे में डिटेल बताने का। ये मेहरगढ़ स्थित है बलूचिस्तान में दोस्तों।
कहाँ पर? तो ये जगह है बलूचिस्तान में। और ये अभी कहाँ पर है स्थित? ये पाकिस्तान में। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन से जगह से कृषि के? तो ये मेहरगढ़ और बलूचिस्तान में अभी स्थित है। और नवपाषाण काल के ये साक्ष्य हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे वो पत्थरों से बने होते थे। चूंकि ये तीनों को इस तरीके से भाग में बांटा गया है कि ये पत्थर से बने हुए औजार की जो डिजाइन थी उस पर डिपेंड करती थी। कि तो पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले हैं उस समय के पत्थरों से बने हुए, तो वो बेडौल होते थे, थोड़े से बड़े होते थे, उतनी तीक्ष्णता नहीं होती थी। लेकिन वही जो मध्यकालीन भारत के ये मध्य पाषाण काल के जो औजार मिले हैं थोड़े से वो पैने होने लगे थे, तीक्ष्ण होने लगे थे अपेक्षाकृत पुरा पाषाण काल के औजारों के। तीक्ष्णता इसमें बढ़ गई थी, लेकिन इसके हैंडल अब लगने लगे थे मध्य पाषाण काल के औजारों में। और नवपाषाण काल आते आते अब जो औजार बन रहे थे वो जो औजार था और भी ज्यादा नुकीला होना शुरू हो गया था, और उसमें और भी ज्यादा तीक्ष्णता होने लगी थी, और उसमें पॉलिश भी होने लगे थे। तो ये सारी खूबियां थी अलग अलग काल के औजारों में, और पत्थर से चूंकि बने हुए थे इसीलिए पाषाण काल के 3 भाग इसमें बटे हुए हैं। तो पत्थरों से बने हुए थे। और कृषि के बारे में आप सभी पढ़ रहे हो, धीरे धीरे और भी मैं बहुत ज्यादा जानकारी दूंगी आपको कृषि के साक्ष्य के बारे में। और ये सारा चीज आप लोगों को 6 क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यही इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी का अध्ययन करो। देखिए ये जगह है कौन सा? तो मेहरगढ़ का जगह। अब थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में जाने दोस्तों। देखिए ये कहाँ पर है? पुरातात्विक दृष्टि से मेहरगढ़ जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये मेहरगढ़, आप सभी एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते हुए चलिए। ऐसे इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। तो मेहरगढ़ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर नवपाषाण युग के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, और वर्तमान बलूचिस्तान में ये स्थित है। यह बोलन नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ जो क्षेत्र है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, तो ये नदी आप बताइएगा कौन सा? तो ये नदी है बोलन नदी। ठीक है, बोलन नदी के किनारे ये मेहरगढ़ जो है स्थित है, जहां से आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले। इस केवल कृषि के ही साक्ष्य नहीं मिले थे दोस्तों, यहाँ पर बुनाई की टोकरियां मिली थी, कुछ औजार मिले थे, और मनके भी बड़ी मात्रा में मिले थे। अब मनका क्या होता है आप सभी ये पूछोगे? तो जो मनका होता है मोती को कहते हैं मनका, तो उसका भी साक्ष्य यहाँ मेहरगढ़ से मिला है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अन्य स्टेट पीसीएस में ये सारे पूछे गए हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं। ये प्रश्न है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो कौन से नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है राग का टीला? राग का टीला, तो ये कौन सा स्थल है? तो ये है संगनकल्लू। संगनकल्लू जगह से संबंधित है राग का टीला। और ये किस काल का है? तो नवपाषाण काल का। अब आप लोगों को क्लियर है? पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल के ही साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले हैं जो कृषि के हैं। अब नवपाषाण काल के ही साक्ष्य राग का जो टीला मिला है, ये जगह मिला है कहाँ? संगनकल्लू में। और संगनकल्लू कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और मैं आपको चलिए इसका डिटेल ही आपको बता देती हूँ इस जगह के बारे में, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। और जो राग का टीला जो है दोस्तों, तो ये पशुपालन के प्रमाण हैं। पशुपालन होते थे उसके ये प्रमाण है राग के टीले। क्लियर है? देखिए कृषि के पहले ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और पशुपालन की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, थोड़ा सा मैं इस पे आपको फोकस कर देती हूँ। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे पशु होते हैं जो हिंसक प्रकार के होते हैं, और कुछ पशु होते हैं जो अहिंसक तरीके के होते हैं। तो जब पशुपालन की शुरुआत हो रही थी तो उस समय तो ये नहीं पता था कि कौन हिंसक है और कौन अहिंसक पशु हैं। हिंसक पशु को पालना असंभव जैसा लगता है, लेकिन अहिंसक पशु जो है उनको पाला जा सकता है। अब जैसे गाय हैं वो तो खतरा नहीं कर सकते, वो अहिंसक नहीं है। सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी अहिंसक पशु हैं। लेकिन आप शेर को पशुपालन के रूप में आप नहीं सोच सकते हो। तो आरंभिक मानव जो थे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो ये जाना कि कौन से पशु जो हैं वो किस चीज से आकर्षित होते हैं।
मान लीजिए कि उन्होंने एक कृषि के लिए गेहूं जो था वो रखे, गेहूं को रखा और आकर्षित किया पशुओं को, और जब पशु आए उनके तरफ आकर्षित हुए तो उनको पालने की उन्होंने कोशिश की, और पालते धीरे धीरे ये पता चला कि हाँ कौन हिंसक है कौन अहिंसक है, और उस हिसाब से आगे बढ़े और उनको पालना शुरू कर दिए। ठीक है, इस तरीके से पशुपालन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। आप सभी वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत को ये पता चल जाना चाहिए कि मैं इतिहास विषय की शुरुआत करी हूँ और इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं झारखंड जीके ही पढ़ाया करती थी। झारखंड जीके के भी क्लास आप लोगों को मिलेंगे, धीरे धीरे वो सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है, और ये बेल्लारी जो है ना दोस्तों, ये हम्पी के बारे में आपने सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य का ये प्रमुख केंद्र है। ठीक है, था मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसका जो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो जगह था, जो प्रमुख केंद्र था, वो था हम्पी। और हम्पी केवल व्यापारिक ये व्यापारिक केंद्र था। हम्पी जो था वो जो वहां पे मंदिर भी, सांस्कृतिक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था हम्पी। और हम्पी के बहुत अधिक उसका उस समय में महत्व थे, धीरे धीरे उसका महत्व थोड़ा कम हुआ, अब ये एक जनपद के रूप में बदला है। और ये बेल्लारी का जो जगह है कर्नाटक में मैसूर के पास है ये बेल्लारी, यहीं पर जगह है संगनकल्लू, और यहाँ पर हम लोगों को पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इतनी सारी आपको जानकारी मिल गई। नवपाषाण काल के पुरा स्थल है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अब देखिए क्या होता था पशुपालन के समय में, कि अगर आप पशु को रखे हैं, मान लीजिए कि आपने बकरी पाल रखी है, तो अहिंसक जो हिंसक पशु हैं वो भी तो आकर्षित होते हैं, देखेंगे एक साथ इतनी बकरी रखा गया है तो वो हमला करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता था? तो आग जलाई जाती थी। ठीक है, हिंसक पशु को दूर रखने के लिए आग जलाई जाती थी। तो इस आग जो था वो राख में तब्दील हुआ, तो राख के टीले बन, ऐसे आप समझ सकते हो। तो राख का टीला कहाँ पर मिला है आरंभिक काल के? तो ये कर्नाटक के संगनकल्लू में। अब अगला प्रश्न लेते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप ये काउंट ना करना दोस्तों कि कितने प्रश्नों को मैंने क्लास में कराया है, ये काउंट जरूर करना कि कितनी जानकारी आपने क्लास में लेकर के गए हैं। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप सभी को, मुझे पता है कि आप सभी को इसके आंसर पता होंगे, तो जिनको नहीं पता है उनको भी मैं डिटेल में बता दूंगी कि तो गुफाओं के शैल चित्र में के लिए ये जो भीमबेटका है ये प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है कि जो आरंभिक मानव थे हमारे, वो आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो वो आरंभिक मानव इन्हीं गुफाओं में रहते थे, ताकि वो बाहर के जो वातावरण है उससे बच सके, बहुत बारिश हो रही है तो उससे बच सके, या फिर बहुत ज्यादा ठंड है तो उससे बच सके, या बहुत तेज धूप है उससे बच सके, या जो हिंसक जानवर है उनसे बच सके। इसके लिए हमारे आरंभिक मानव जो थे वो गुफाओं में रहते थे। और गुफा में शैल चित्र, मतलब शैल मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर पे बने हुए चित्र, अब यहाँ पर चित्र बने हुए थे, तो उन चित्र के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो ये जगह जो है वो प्रसिद्ध है, कौन सा? भीमबेटका की गुफा। यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, मतलब पत्थर पे बने हुए चित्र मिले हैं, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं कि ये भीमबेटका है कहाँ पर? तो ये अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में है, एमपी में ये भीमबेटका है, भोपाल के पास। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में भी जान ले भीमबेटका के बारे में। और यहाँ पर लगभग 500 शैल चित्र मिले हैं दोस्तों, 500 लगभग। भीमबेटका मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट है दोस्तों, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में। और यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और इन गुफाओं में किस किस के चित्र मिले हैं दोस्तों? तो मिले हैं हाथी के चित्र। यहाँ मैं कोशिश करूंगी हाथी का फोटो बनाने का, वैसे अच्छा बनाती हूँ लेकिन यहाँ पर इस पेन से बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो हाथी के चित्र मिले हैं, और फिर सांभर के चित्र मिले हैं, हिरण आदि के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो इन भीमबेटका की गुफाओं से। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी, झारखंड पुलिस के लिए भी, या फिर बीपीएससी, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए मेरा ये सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये प्रश्न का उत्तर करना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे कौन? तो एक नाम आता है दोस्तों, ये नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये कौन थे आपको बताना है, ये है थे कौन? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो, ये दोनों थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। आप सभी को ये जानना है कि पुरातत्वविद आखिर होते कौन थे?
तो जो अवशेष मिलते थे हम लोगों को प्राचीन काल की जानकारी के लिए, देखिए आप सभी को पता है, अगर इतिहास विषय अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो उसके स्रोत कौन से होते हैं ये आपको जानना होता है। आपको कैसे पता चलता है कि प्राचीन काल में कृषि के मतलब कुछ साक्ष्य मिले, तो हम लोगों को पता चला कि कैसे पशुपालन हो रहा था या कैसे कृषि के कार्य हो रहे थे, तो स्रोत इसी को कहते हैं। तो आरंभिक जो स्रोत होते थे वो अवशेष के रूप में जो चीज हम लोगों को मिली, जैसे कि बर्तन मिल गए। अब ये बर्तन मिला तो ये हम लोग को पता चला, ये मिल गया, कुछ ऐसा तो लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन कुछ बर्तन मिले, कुछ सिक्के मिले, मान लीजिए कभी किसी काल में के सिक्के मिले, कुछ हड्डियां मिली ऐसी जो जिससे हम लोग कुछ ताबीज मिले, कुछ लिखे हुए ही प्रमाण मिले। तो इस तरीके के जो अवशेष मिले प्राचीन काल के, तो इसके बारे में अध्ययन जो करता है कि ये कब के हैं, क्या हैं, किस काल के हैं, कैसे हैं, कब, सब कुछ अध्ययन में, तो इसका अध्ययन जो कर रहे होते हैं तो वही पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो प्राचीनतम अवशेष के बारे में अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। तो और भूगर्भ जो वैज्ञानिक थे ये भी थे रॉबर्ट्स ब्रूस फुट। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे ये ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राक इतिहास के अध्ययन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। प्राक इतिहास में यानी कि प्राचीनतम काल के जो इतिहास थे उसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की इन्होंने पहचान की थी और साथ ही प्राक इतिहास के अध्ययन की ओर इनका अन्वेषण की शुरुआत भी हो गई थी। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के आरंभिक साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के जो रिवीजन के लिए मैंने सब प्रश्नों को डाला। और एक चीज और भी है, एक ही प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आप लोगों को कहाँ से मिले हैं। तो ये जगह है मेहरगढ़, जो कि कहाँ कब का है आप सभी जान गए हो कि नवपाषाण काल के हैं ये साक्ष्य। अभी कहाँ पर है? तो ये बलूचिस्तान में है अभी ये स्थित। और यहाँ से केवल कृषि के साक्ष्य के अलावा भी यहाँ से बुनी हुई टोकरियां मिली हैं, यहाँ से मनके मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के चलिए वही चीज रिपीटेड है यहाँ पर, उसके बाद का प्रश्न लेते हैं। चलिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संबंध में कहां से प्राप्त हुए हैं? यानी कि आभूषण भी अगर बना हुआ है तो वो किस चीज का बना हुआ है? तो हड्डियों का बना हुआ आभूषण है। ठीक है, कैसे बना हुआ है? तो हड्डियों से बने हुए आभूषण है। ठीक है, अब वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है महदहा से। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये जो महदहा नाम है ये है कहां पर और कैसे, कहां और भी कुछ मिली है क्या यहाँ से महदहा से? तो चलिए अब उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाने। ठीक है, महदहा के बारे में डॉक्टर जय नारायण पांडे जो हैं इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। इनके अनुसार महदहा से हड्डी निर्मित आभूषण जो है वो प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा और डिटेल हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग कहा जाता है? तो किसे चारकोलिथिक युग कहा जाता है? कौन सा? तो ये पुरापाषाण युग है, नवपाषाण युग है, ताम्रपाषाण युग है, लौह युग है। किसको? तो इसको कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी डिटेल में जाने। ये ताम्रपाषाण युग क्या है? आप सभी को पता है कि जो सब आरंभिक मानवों ने जो सबसे पहले जिस धातु की खोज की थी वो था तांबा। तो यानी कि पाषाण काल चल ही रहा था तो तभी तांबे की खोज हो गई, तो ये मिक्स हो गया तांबा और पाषाण। तो इस समय में तांबे की खोज हो चुकी थी और पाषाण के भी औजार जो थे वो बनाए जा रहे थे, यानी कि पत्थरों के औजार भी बनाए जा रहे थे। तो ये देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित ताम्रपाषाण काल को चारकोलिथिक युग कहा जाता है। इसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। पत्थर के औजार तो बन ही रहे थे दोस्तों, और साथ ही साथ तांबे का आविष्कार हो गया था। तो पत्थर और तांबे इन दोनों का
जो प्रयोग था हो रहा था, और इसी चारकोलिथिक युग में ही तांबे का शुरुआत हुआ था, मतलब उसके बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी और तांबे का यूज होना शुरू हो गया था। तो सबसे आरंभिक जो अगर कोई धातु अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे पहले किस धातु के बारे में जानकारी हुई, तो ये थी तांबा। ठीक है, तांबा के बारे में। वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था, और आप सभी को ये भी जानने मिलेगा आगे चल करके कि जब लोहे का आविष्कार हुआ था, तो उस लोहे के आविष्कार से किस तरीके से हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा था, किस तरीके से खेती में परिवर्तन आ रही थी उस लोहे के प्रयोग से। अभी हम लोग फिलहाल ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग उसका अगला प्रश्न लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग तीनों युग के विभाजन किसने किया था? तो 3 युग में विभाजन कौन-कौन सा? तो पाषाण काल में, कांस्य युग में और लौह युग में। अब ये जो कांस्य युग था, तो इसी समय में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो चल रही थी। आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की मूर्तियां बन रही थी। किस तरीके से वो मूर्ति बनाई जा रही थी और कांसे का प्रयोग कैसे, कांसा कैसे बनता है? तो इसमें तांबा और टीन को मिला करके, तांबा और टीन इसमें मिलते हैं, तब जाकर के कांसा तैयार होता है। तो कांसा का युग था उस समय में, जब जिस समय में कांसे का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा था। पाषाण काल आप तो पढ़ ही रहे हो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल 3 भागों में। फिर लौह युग के समय में भी आप पढ़ेंगे, जब आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे उस समय में लोहे के आविष्कार के बारे में आप जानोगे। तो ये 3 सामग्री के आधार पे आप बांटा जा रहा है। यहाँ पे पत्थर हो गए, यहाँ पर तांबा और टीन हो गया, यहाँ पर लोहा हो गया। तो सामग्री के आधार पे त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था थॉमसन ने। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जाने। वही चीज है 1820 ईस्वी में, और इनका 1820 ईस्वी में ये त्रियुगीन विभाजन हुआ था 1820 में। आप इसको याद रखिएगा, 1820 ईस्वी। और थॉमसन का जो पूरा नाम है वो है क्रिश्चियन जोगेर्सन जर्गेनसन थॉमसन, ये पूरा इनका नाम है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में किस शैलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। कौन सा ऐसा शैलाश्रय है? तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर कर दोगे। तो इसका आंसर है भीमबेटका। यहाँ ये जो शैलाश्रय है भीमबेटका में, यहाँ से सबसे अधिक जो चित्र जो है मिले हुए हैं आरंभिक काल के। और इसमें किस किस का चित्र है दोस्तों? तो हाथी के, सांभर के, हिरण के, उन सब के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। और लगभग 500 ऐसे चित्र हैं जो यहाँ से मिले हैं। तो बहुत अधिक चित्र है दोस्तों यहाँ से मिले हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ये जगह जो है वो स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। देखिए, मानव कंकाल मिले हैं 3, एक ही कब्र है, वहां से 3 मानवों के कंकाल मिले हैं। वो कौन सा जगह है? इसमें से आपको बताना है इस ऑप्शन। सराय नाहरराय से, दमदमा से, महदहा से और लंगनाज से। आप सभी को आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है कि दमदमा। देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, कि दमदमा है कि क्या है। तो जहां से 3 मानवों के कंकाल मिले हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। 3 मानवों के कंकाल एक ही कब्र में मिला है, तो ये मिला है दमदमा से। थोड़ा, अब दमदमा कहाँ पर स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है? चलिए, ये 3 शवाधान की विशेषता चीनी संस्कृति से मिली है, कि एक ही कब्र में 3 लोगों का कंकाल में, यानी कि 3 शवाधान, एक ही कब्र में 3 लोगों का शवाधान कहाँ की संस्कृति से मिली है? तो ये चीनी संस्कृति है, वहां से ली गई है। मध्य पाषाण कालीन स्तर जो है सराय नाहरराय, महदहा तथा दमदमा प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये सभी जगह है। अभी आपने मंदहा के बारे में पढ़ा, महदहा के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा था आपने? मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। वहां आपने पढ़ा था हड्डियों से बने हुए औजार। क्या पढ़ा था? कि ऐसे औजार जो हड्डियों से बने हुए थे। तो वो कहां से मिला है? तो महदहा से मिला हुआ है। ठीक है। दमदमा से क्या मिला है? तो दमदमा से एक ही कब्र में 3 लोगों के कंकाल जो हैं वो मिले हैं, 3 मानव के कंकाल मिले हैं। और ये चीनी संस्कृति से संबंध, मतलब चीनी संस्कृति में ऐसा होता था। और उसके यहाँ पर, और ये प्रतापगढ़ जिले में है। अब प्रतापगढ़ कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में है। दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक समाधान में 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए मिले हैं, जबकि सराय नाहरराय में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थल
प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जगह है भीमबेटका। तो आपको यहाँ देखिए चित्रकला के लिए सभी जगह प्रसिद्ध है। कौन कौन जो ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन में है अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। सभी जो ये अमरावती तो स्तूप के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध स्तूप मिला हुआ है अमरावती में, और ये सातवाहन काल के समय का है ये, तो ये तो बहुत आगे की चीजें हैं। अजंता जो है ये भी मौर्य काल के बाद का बना हुआ है, यहाँ पर चित्रकला है और बौद्ध धर्म से ये भी संबंधित है। बाघ की गुफाएं जो हैं ये भी चित्रकला से ही संबंधित है, जो कि मौर्य काल के बाद की है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भीमबेटका। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो यहाँ पर मिले हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, उसी वही चीज यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये तो आपको चलिए एक बार रिविजन भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्रों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है? तो ये भोपाल है। भोपाल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन यहाँ पर छुप रहा है, जो लास्ट ऑप्शन है मेहरगढ़, ये इसका आंसर सही है। आप सभी को पता है आरंभिक कृषि के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और आरंभिक प्राचीनतम अस्थायी जीवन का भी प्रमाण जो है इसी मेहरगढ़ से मिला हुआ है दोस्तों। कैसे? तो ये चलिए हम उसको देखते हैं। मेहरगढ़ जहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और प्राचीनतम कृषि का यहाँ पर विकास हुआ था, अतः स्थायी जीवन का प्रमाण भी इसी जगह से। आप सभी को पता है कि जब कृषि जहां पर होगी तो वहां पर मानव जो है वो रहना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर वो घर बनाते हैं और घर बना करके वो रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो अस्थायी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक उनकी फसल पकेगी नहीं, लगेगी नहीं, और उसके बाद वो वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। उपजाऊ भूमि वहां पर मिल रही है, सिंचाई की सुविधा मिल रही है, रहने के लिए उपयुक्त जगह मिल रहा है, तो एक अस्थायी जीवन जो है वो जीना शुरू कर दिए। तो ये कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये मेहरगढ़ से हुआ था। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान का क्षेत्र आता है, और यहाँ से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं कृषि के साथ साथ। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वो किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति, और ये जेपीएससी में प्रश्न ये पूछा जा चुका है, सांस्कृतिक मंत्रालय का ही संलग्न ये मंत्रालय है। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, और सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1861 में सबसे पहला जो पुरातत्व सर्वेक्षक था वो कौन था? कनिंघम था। ये वर्ष 1861 ईस्वी का। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था, पहला महानिदेशक बने थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। ऐसे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये सेशन होने वाला है। यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, और एसएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।